Good morning everyone. I am Karan and once again I warmly welcome to you on my YouTube channel धैर्य IQ. So guys कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने पर्यावरण और सेहत के साथ साथ परिवार वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइज चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेटेस्ट बिगिन दी क्लास। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछले की वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को कवर करा था और आज की इस वीडियो में 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले ये जो क्रोनोलॉजी फॉर्मेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, इसको जब आप पीपीटी डाउनलोड करेंगे आप टेलीग्राम से, देन आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओके गाइज, इसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और ब्रिटिश इंडिया को रेगुलेट करने के लिए जितने भी एक्ट्स पास करे थे अपने पार्लियामेंट में, वो सारे इस पीपीटी में कवर अप है। ओके गाइज, सो आप एक बार इसको पीपीटी में आप डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लेना। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो हमने कवर करा था। 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसने उसको हमने पिछले की वीडियो में कवर करा था। उसने क्या किया था कि उसने कमर्शियल मैटर कंपनी के और पॉलिटिकल अफेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये हमने देखा था। अब गाइज चूंकि मैंने आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट और ब्रिटिश इंडिया एक्ट को पूरी तरह से पढ़ाया है, देन गाइज आप लोगों से क्वेश्चन पूछना तो लाजमी है। डेफिनेटली आई विल आस्क यू क्वेश्चन। तो हम लोग जितने टॉपिक्स को कवर करें उन सब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। ये चार ही क्वेश्चन है जो मैंने दो वीडियोज़ में आप लोगों को पढ़ाया। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आंसर करना है कमेंट में। इन सब का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा, तब तक आप इसको ट्राई करें और कमेंट में इसका आंसर दे दें। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, हाउ मैनी मेंबर कितने मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे, उसको आपको देखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कि बंगाल का जो गवर्नर था, जब बाद में 1773 का जो एक्ट आया और उसने गवर्नर के पोस्ट में बदलाव लाया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहली बार किसको बनाया गया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपको इसका आंसर करना है। ओके गाइज, और चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का सेटअप किसने किया, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किस एक्ट ने किया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, तो ये भी आपको देखना है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट का शुरुआत कैसे होता है। जो चार्टर एक्ट का शुरुआत होता है गाइज, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होता है। लेकिन गाइज हम लोग जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट होता क्या, इसको तो जानना सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से। क्योंकि हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट देखा था तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाई थी जिसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया था। रेगुलेशन के लिए लाया था एक्ट, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट दिया था। और जो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पिट्स अंगड़ थे, तो उन्होंने अपने नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन गाइज 1813 में जो एक्ट आया था उसको चार्टर एक्ट क्यों कहा गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट ना, तो हम लोगों को इसको डिफाइन करना है। तो गाइज जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, वो टाइम टू टाइम ईस्ट इंडिया को, जो ईस्ट इंडिया भारत में रूल कर रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम उस पर आदेश जारी करती थी, ऑर्डर ऑफ लेटर्स। ओके, तो लेटर के जो ऑर्डर के जो लेटर्स थे, ऑर्डर लेटर्स थे, जो जितने भी आदेश पत्र थे, राजलेख भी आप हिंदी में कहेंगे, तो जो ऑर्डर लेटर जितने भी थे उसको टाइम टू टाइम भेजते थे इंडिया में, वही ऑर्डर लेटर्स चार्टर एक्ट कहलाने लगते थे। ओके गाइज, तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आने लगा होगा कि अभी तक तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग कंपनी को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑर्डर लेटर की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट नहीं कर रही है ब्रिटेन की गवर्नमेंट, अब वो पार्ट ही बन गई है ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। ओके गाइज, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट यहाँ पर रूल और रेगुलेशन पूरी तरह से सेटअप कर चुकी थी और उस पर ऑर्डर उसने देना शुरू कर दिया था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। ये तो था हमारा चार्टर एक्ट का डिफिनेशन। ओके गाइज, अब चलिए आगे देखते हैं कि चार्टर एक्ट ने क्या क्या मेजर चेंजेस लाए थे, उनके बारे में बात करते हैं।
तो गाइज जो चार्टर एक्ट 1813 का था पहला, और सॉरी गाइज आप लोगों को मैंने बताना भूल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट 1813 था, इसे हम चार्टर एक्ट के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और जो मेजर चेंजेस आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो मेजर चेंजेस लाए गए थे चार्टर एक्ट के द्वारा, वो पहला चेंजेस क्या था कि इसने 20 ईयर का 20 ईयर्स 20 सालों का एक एडिशनल फेज स्टार्टअप कर दिया। क्या स्टार्टअप एडिशनल फेज स्टार्ट कर दिया, मतलब कि इसने कहा कि अब प्रत्येक 20 साल में हम लोग रूल और रेगुलेशन को रीन्यू करेंगे, उसमें कुछ एडिशन करेंगे, कुछ डिलीशन करेंगे, जो कंपनी पर अच्छे से लागू होगी। जैसे कि इंडिया पर रूल कर रही थी कंपनी, और कंपनी पर कौन रूल कर रही थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो वहाँ से जो रूल्स और रेगुलेशन आते थे उसका चेकअप करने के लिए, उसको सही से स्क्रूटिनाइज करने के लिए टाइम टू टाइम 20 सालों में प्रत्येक बार नए लॉज को इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी कर गया था। यही इसने सबसे पहला स्टार्ट किया था। ओके गाइज, और इसने क्या किया, एंड ऑफ लेसेज फेयर, इसने लेसेज फेयर को एंड कर दिया। गाइज आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि लेसेज फेयर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं कि लेसेज फेयर का मतलब होता है कि एक पॉलिसी जिसमें मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस होती है। किसके मामले में, इकोनॉमिक मामले में। ओके गाइज, सपोज दैट एक इंडिविजुअल, जब कंपनी आई थी भारत में तब तो वो इंडिविजुअल थी ना, तो उसके पास लेसेज फेयर था, वो उसके पास एक ऐसा अधिकार था जिसके कारण उस पर कोई दबाव या उस पर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थोप सकती थी। 1600 ईस्वी में आई, 1773 तक तो पूरी तरह से वो राज किया। ओके गाइज, उसने पूरे तरह से इंडिया पर रूल और रेगुलेशन का एक सेटअप बिछा के रखा था। लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कंपनी को रूल करने लगी कौन, ब्रिटेन की गवर्नमेंट करने लगी। यहाँ से शुरुआत हो जाता है लेसेज फेयर का खात्मा। लेकिन जो पूरी तरह से कंपनी पर कंट्रोल पा लेती है और इकोनॉमिक मामले में पूरी तरह से हस्तक्षेप कौन करने लगती है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, देन हम कहेंगे कि लेसेज फेयर का वहाँ पर एंड हो गया। ओके गाइज, वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी कंपनी के इकोनॉमिक मामले में, देन लेसेज फेयर खत्म हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे लेसेज फेयर क्या होता है। लेसेज फेयर का मतलब होता है बेसिकली एक पॉलिसी जिसमें बाहर का कोई गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक अफेयर में इंटरफेयर ना करे, तो वो हो गया एक लेसेज फेयर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इसने डिप्राइव कर दिया, इंडिया के सारे मोनोपोली ट्रेड को डिप्राइव कर दिया, छीन लिया। मतलब क्या किया कि मोनोपोली ट्रेड का मतलब होता है गाइज कि सपोज इंडिया में रेलवे कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, और रेलवे चलाने का और किसी के पास क्षमता नहीं है। डेफिनेटली इतना बड़ा सिस्टम को कौन मेंटेन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट की रेलवे में मोनोपोली है, हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट की रेलवे में मोनोपोली है। अब गवर्नमेंट अगर 100 रुपये किराया को अचानक बढ़ा दे 200, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? हम लोग रेलवे में तब भी जाएंगे, सफ़र करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव सोर्स हम लोगों के पास नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे कि हवाई जहाज़ से जाएं तो हवाई जहाज़ का टिकट तो इससे भी महंगा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो क्या किया कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ की मोनोपोली ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहकर, वो सारे ट्रेडिंग अधिकार को छीन लिया। लेकिन दो चीज़ छोड़ दिए, सिर्फ इंडिया के साथ चाय का व्यापार करना और चाइना के साथ व्यापार करना। ये दो चीज़ों को छोड़कर इंडिया के साथ टी का व्यापार करना, चाय का व्यापार करना और चाइना के साथ व्यापार करना, इन दो चीज़ों को छोड़कर इन कंपनी के सारे ट्रेड अधिकार किसने छीन लिए? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने छीन लिए। किस एक्ट के थ्रू छीन लिया? 1813 का चार्टर एक्ट के थ्रू छीन लिया। और इसने क्या किया? इसने किया कि टेरिटोरियल जो रेवेन्यू था और कमर्शियल अकाउंट्स जो था उसको सेपरेट कर दिया। जो एक टेरिटरी था जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये टेरिटरी थे, तो इन टेरिटरी से जो रेवेन्यू जनरेट होता था और जो कमर्शियल अकाउंट्स होते थे कंपनी के, उसको दोनों अलग करने को बात करा इसने पहली बार। जैसे बॉम्बे में जो कमाई किया कंपनी ने उसको अलग रखिए, और जो पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया में इसने जितना कमाई किया उसको अलग रखिए। दोनों अमाउंट को आप अलग अलग रखने की बात करी सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 ने। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया कि गाइज कंपनी ने पहली बार एक ऐसा एक्ट कंपनी पर लाया गया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इसने 1 लाख रुपया पर ईयर इंडियन के एजुकेशन पर खर्चा करने की बात करी।
1 लाख रुपया प्रत्येक साल इंडियन के भारतीय लोगों पर इसने इसके शिक्षा पर खर्चा करने की बात करी। अब खर्चा क्यों करना था, तो जाहिर सी बात है गाइज, ब्रिटेन की गवर्नमेंट और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वहाँ यहाँ भारत में रूल कर रहे थे। रूल रेगुलेशंस रूल को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इंडिया पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और लोग कैसे होंगे, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए डेफिनेटली। और पढ़े लिखे लोगों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ब्रिटेन के लोग इंग्लिश बोलते थे और भारत के लोग तो हिंदी और देसी लोग थे। तो उन लोगों को शिक्षित करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उसे कंपनी में शामिल करना था ना, यहाँ के लोगों में उसे शामिल करना था, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे से मेंटेन कर पाए और व्यापार को बढ़ा सके। लोगों की ज़रूरत होने लगी कंपनी में, तो इसलिए लोगों को शिक्षा देना तो उनके पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो गया था। इसलिए भारतीय लोगों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने की शुरुआत कर दिया 1813 के चार्टर एक्ट ने। यहाँ तक क्लियर है गाइज। अब नेक्स्ट देखेंगे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है। क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब क्या होता है? मिशनरीज का मतलब होता है कि वे लोग जो धर्म प्रचार करते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब कौन लोग धर्म प्रचार करते हैं, यहाँ पर बात मैंने करा है क्रिश्चियन मिशनरीज की। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो अपने धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए, इंडिया में रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए उन्हें आने की इजाज़त दी। किसने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। तो हम लोग कहेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में कब से आने शुरू हो गए? 1813 से आने शुरू हो गए। वो अपने धर्म को फैलाने की शुरुआत 1813 से करने लगे। यहाँ तक क्लियर है गाइज। अब जो हम लोग देखेंगे लास्ट देखेंगे कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर और क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया ब्रिटेन की एक्ट के द्वारा। तो इसने पहला एक्ट और क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट थी, जैसे कि अब भारत को रूल कौन कर रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताते, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैन पावर बन गया था। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अलावा भी बहुत छोटे मोटे राज्य होंगे ना, स्टेट्स होंगे, टेरिटरी होंगे। ओके गाइस, तो उन सब में लोकल गवर्नमेंट चलती होगी ना। जैसे कोई राजा को वहाँ पर बना दिया लोकल गवर्नमेंट। ओके गाइस, जो राजा को एनेक्स करता था, जिस राजा के टेरिटरी को एनेक्स किया जाता था, उसी को लोकल गवर्नमेंट ज़्यादातर बना दिया जाता था। तो गाइज हम लोग इजीली कह सकते थे जो कि लोकल गवर्नमेंट होते थे, बड़े बड़े टेरिटरी के अंदर भी टेरिटरी होती होंगी ना छोटे मोटे, तो जो लोकल गवर्नमेंट होते थे उसमें उसको कहा कि आप टैक्स को कलेक्ट करेंगे। ओके गाइज, वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और उनको ये पावर दे दिया गया कि आप टैक्स लगाएंगे हर एक चीज़ों में। ओके गाइज, तब वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ से इनकम, तब इनकम वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलने की शुरुआत हो गई। तो वो हर चीज़ों में टैक्स लगाने लगे, जैसे क्रॉप में टैक्स लगाने लगे, लैंड में टैक्स लगाने लगे, हर चीज़ों में टैक्स लगाने लगे। कौन? लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दिया था। किसने? ब्रिटेन के एक्ट ने, चार्टर एक्ट 1813 ने ये लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया था कि आप टैक्स लगा सकते हैं हर चीज़ों में, और उस टैक्सों को आप ही कलेक्ट करेंगे। ओके गाइज, कौन कलेक्ट करेंगे? लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे, लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा लास्ट है उसमें क्या क्या कि इसने इट वाज वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि इसने क्या किया था, इसने पहली बार ब्रिटिश के जो पजेस्ड इंडियन टेरिटरीज थे, हमने 1784 में क्या देखा था, इस 1784 में कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी इंडिया की कैप्चर करा, उसे कहा गया था कि ब्रिटिश पोजेसन एरिया, ब्रिटिश पोजेसन टेरिटरी। बट इसने क्या किया, इस एक्ट ने सबसे पहली बार यह डिफाइन कर दिया, यह कह दिया कि वो एनेक्स टेरिटरी, वो कब्जा किए हुए टेरिटरी जो भी हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखने लगेंगे। ओके गाइज, वो सब ब्रिटिश के पार्लियामेंट से जुड़े होंगे। डेफिनेटली ब्रिटिश के संविधान से रिलेटेड वो बातें अब वहाँ पर लागू होंगी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब होता है संवैधानिक स्वायत्ता, संवैधानिक स्टेटस। ओके गाइज, तो उन लोगों को कह दिया गया, उन टेरिटरी को कह दिया गया कि ये सब ब्रिटिश के पोजीशन टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टेरिटरी है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित टेरिटरी हैं ये सारे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा किए हुए टेरिटरीज। तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज सब क्या, कौन सी पावर रखने लगे, कौन सी स्टेटस रखने लगे? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखने लगे। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। ये तो हमारा 1813 का चार्टर एक्ट कवर हो गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके,
अब जो एक वर्ड है यहाँ पर डिमार्केशन, मैंने 1784 का एक्ट जब पढ़ाया था उसमें हमने डिमार्केशन एक वर्ड का जिक्र करा था। तो डिमार्केशन वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर लास्ट में करेंगे, जिसमें हमने डिमार्केशन वर्ड को आज पहला रखा है। तो डिमार्केशन वर्ड का मतलब होता है कि मार्किंग द बाउंड्री को मार्क कर देना। पहले क्या बताया था कि जुरिडिक्शन को लिमिट कर देना। ओके गाइस, तो उसी तरह किसी भी चीज़ में अगर बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें, तो उसकी लिमिट, उसकी बाउंड्री को लिमिट कर देना। उतने देर से उतने एरिया से बाहर आप रूल नहीं कर सकते, उतने एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते, तो वो डिमार्केशन होता है, उसके पावर को लिमिट कर देना। ओके गाइस, डिवीज़न भी कह सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में भी आप देखते होंगे कि एक डिपार्टमेंट में जैसे प्रधानमंत्री का जो होता है सीएमओ या फिर पीएमओ ऑफिस होता है, उसका एक लिमिट होता है कि उतने एरिया तक वो रूल करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। एक आईएएस ऑफिसर का जो रूल पावर होता है वो एक लिमिट फील्ड तक होता है, एक लिमिट एरिया तक होता है, उससे बाहर वो रूल नहीं कर पाते हैं। तो एक लिमिटेशन ला देना है। ओके, उसे हम डिमार्केशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और एक तीसरा वर्ड, इसे तीसरा मीनिंग कह सकते हैं, ये फिक्स्ड लिमिट, उसकी लिमिट को फिक्स कर देना। ये तीनों इसके मीनिंग्स है, वोकैबुलरी के मीनिंग थे। तो गाइस, हमने यहाँ तक एक नया वोकैबुलरी वर्ड भी सीखा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमने पिछले फर्स्ट में जो देखा था क्वेश्चंस, जो हमने पहले देखा था 4 क्वेश्चंस, उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए उन सब का आंसर देखते हैं। कि पहला जो क्वेश्चन हमारा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गाइज, आप लोगों को मैंने जैसे कि पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, यहाँ तक क्लियर है। 1784 में क्या आई थी, पीस इंडिया एक्ट आई थी, यहाँ तक क्लियर है। और 1774 में किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट किसने करा था, रेगुलेटिंग एक्ट ने करा था। तो ये हमने 1774 में देखा था। तो बच जाता कौन, हमारा बच जाता है 1781। 1781 में क्या हुआ होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1781 में किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है गाइज, वो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे, दिस इज इम्पोर्टेंट ना। तो हम लोग देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में गाइज 24 मेंबर थे और 6 मेंबर थे। ओके गाइज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। ये हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के वीडियो में। यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइज, थर्ड क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले किसे बनाया गया था। तो हमने देखा था कि सर इलाजे को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। पहला सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का कौन बना था, सर इलाजे इम्पे बना था। और विलियम पिट्संगर तो इसने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, तो ये वहाँ का पीएम था, ये भी हमने देखा था। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसका नाम तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा कहीं। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हमने 1833 का चार्टर एक्ट में पढ़ना है। वो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1833 में। ओके गाइज, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो बच जाता है हमारा कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये होता है हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1773 में बनते हैं पहली बार। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट किस प्रोविज़न ने करा था। तो हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसने तो नहीं करा था। तब यदि अगर इसने नहीं किया था तो डेफिनेटली डी आंसर तो हमारा होगा ही नहीं। डी अगर नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन डी भी कट जाता है, सी भी कट जाता है। बचता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। ओके गाइज, तो रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करा था, रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन करा था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं होता है समाप्त। लौटेंगे एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ गाइज, आप लोग इसका पीपीटी ढेर IQ के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।